मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बच्चे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? मुझे पता है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई नो यू ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर योर इंग्लिश क्लास, सो आई एम हेयर विद योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आपने अधिकतर क्लास में सुना होगा कि टीचर्स आप बच्चों से कहती हैं बेटा कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। घर पे जब आप बहुत ज़्यादा शोर करते हैं तो मम्मा भी कहती हैं जस्ट कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज, ऐसा कहती हैं ना। और ये वर्ड आपने अधिकतर सुना होगा, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो आज हम भी आपसे यही कहने वाले हैं, जस्ट कीप क्वाइट, यानी कि थोड़ी देर आप शांत रहिए। अच्छा, आपको पता है कि हम सब आपसे क्यों कहते हैं शांत रहने के लिए? ये शांति हमें किस बारे में बताती है? हम जब शांत बैठते हैं तो हम अपने एक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज की जो हमारी पोएम है उसका टाइटल क्या है? कीपिंग क्वाइट। विच पोएम वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? दैट इज कीपिंग क्वाइट, विच इज कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। किसने कंपोज की है ये पोएम? पाब्लो नेरुदा ने। पाब्लो नेरुदा जिनको कि नोबेल प्राइज मिला था बेटा 1971 में, और जनरली उन्होंने कुछ सोशल इश्यूज और आप ये कह सकते हो कि आज की जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में लिखा है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि कीपिंग क्वाइट पोएम में बेसिकली पोएट क्या कहना चाह रहा है? वाई द पोएट वॉन्ट्स टू कीप अस क्वाइट? बेटा, इस पोएम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताऊंगी कि जब हम शांति से बैठते हैं तो शायद हम सोच पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। जिंदगी की दौड़ में भागते भागते उस रश में, भीड़ में उसका एक हिस्सा बनकर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत। हम अपने एक्शंस को एनालाइज ही नहीं कर पाते। सो इट इज बेसिकली एन एंटी वॉर पोएम। ये जो है पोएम जो है बेटा एंटी वॉर पोएम है। एंड इन दिस पोएम the poet talks about the necessity of silent introspection. Silent introspection यानी कि quiet introspection, यानी कि हम शांति से अपने आप को समझने की कोशिश करें। Introspection, it means just analyzing that what actually we want. अपने आप को अंदर से देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानने की कोशिश करना। बिकॉज दिस इज गोइंग टू डेवलप द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमें राइट और रॉन्ग के बारे में पता चल पाता है। समझ में आ रहा है बेटा? दिस पोएम इज डीपली कंसर्न अबाउट वायलेंस, cruelty to animals, to plight of manual workers. In this poem, the poet has offered a very simple solution of these problems. किन problems का? कि हमारे आसपास जो इतनी you can say इतनी हसल बसल है, इतना शोर है, आप चारों तरफ देखते हैं आज लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक अजीब सा कंपटीशन है और वो सोच ही नहीं रहे कि हमें बेसिकली क्या चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए वो एक अजीब सी लड़ाई में फंसे हुए हैं। उन्हें सही गलत का नहीं पता, उन्हें क्या करना चाहिए वो नहीं पता, उनके एक्शंस राइट हैं या रॉन्ग उन्हें ये नहीं पता। तो इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए और इन प्रॉब्लम्स का जो ओनली सोल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के साथ मैं इस सॉल्यूशन के साथ इस पोएम में पोएट ने क्या हाईलाइट किया है? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि हम अपने आप को जाने। बेसिकली बेटा इस पोएम में तीन चीजों को बताया गया है। एक तो मैंने अभी बताया इंट्रोस्पेक्शन, दूसरा क्या है आपका बेटा? पीस, दूसरा क्या है? पीस एंड यूनिटी, एंड द थर्ड थिंग इज दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको ये तीन पॉइंट्स बिल्कुल पक्की तरीके से पता होनी चाहिए। दिस पोएम स्पीक्स अबाउट व्हाट? इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि इसके बारे में हमने क्या देखा?
पोएट किस चीज के बारे में बता रहा है? इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। और किस चीज के बारे में? इट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट विथ इंट्रोस्पेक्शन, first point is what? Introspection. The second point is peace and unity. आपका दूसरा पॉइंट क्या बताया पोएट ने? Peace and unity. And the third point with which this poem deals, that is mutual understanding. क्या है वो बेटा? Mutual understanding. अब ये पोएम कहाँ से स्टार्ट होती है? इस पोएम को पोएट स्टार्ट किस लाइन से करता है? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब पोएट क्या कह रहा है कि मैं 12 तक काउंट करूंगा और हम सब एकदम से शांत हो जाएंगे। नाउ डेफिनेटली देयर विल बी वन क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, व्हाई 12 नॉट 13, 14 और 8, 9 और 10? तो बेटा इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है दैट व्हाई डज द पोएट आस्क टू काउंट अप टू 12? वो 12 तक ही गिनने को क्यों कहता है? क्या आपने सोचा इस बारे में? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। 12 तक गिनने के लिए उसके पीछे 3 लॉजिक है। एक तो हमें एक कॉमन पॉइंट देना, ये हमें एक कॉमन टाइम पीरियड देना। आपने देखा होगा जब हम कोई भी रेस भी स्टार्ट करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट से करते हैं कि हमने कहा 1 2 3 स्टार्ट, है ना? तो यानी यहाँ पर लेकिन उसने 3 तक नहीं लिया, 12 लिया है। तो एक तो कॉमन पॉइंट देने के लिए। दूसरा, आप सबके घर में घड़ी होगी, आप सबने घड़ी जरूर देखी होगी। कैसी होती है वो घड़ी? ये 1 मिनट में बताती हूँ। घड़ी में बेटा एक चीज आपने नोटिस की होगी, वो जो घड़ी होती है बेटा, ये देखो मैंने ये बना ली घड़ी, सबको दिख रहा है ना? वेरी गुड। इसमें क्या होते हैं क्लॉक में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। आपने देखा होगा कि टाइम को शो करने के लिए इसमें कितने नंबर होते हैं घड़ी में? 12। अब यानी कि ये जो टाइम पीरियड है वो किससे मेजर होता है? 12 से। और इसमें क्या होते हैं? 2 हैंड्स होते हैं, इस क्लॉक के 2 हैंड्स शो होते हैं, ठीक है? तो अब एक तो क्योंकि वो क्लॉक में कितने टाइम पीरियड है, कितने नंबर्स हैं? कितने नंबर्स हैं? 12। तो उसने क्यों लिया है 12 नंबर? बिकॉज देयर आर 12 नंबर्स टू मेजर द टाइम। टाइम को नापने के लिए 12 नंबर दिए गए हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 12 घंटे, ठीक है ना? 1 बज गए, 2, 12 बज गए। तो इसीलिए एक तो नंबर 1 रीजन ये हुआ। सेकेंड रीजन क्या है बेटा? कि जब 12 बजते हैं तो जो ये 2 हैंड्स हैं, जो घड़ी के 2 हैंड्स हैं, इट शोज वननेस। 12 बजे देखा है आपने बेटा? ये जो अभी 2 हैंड्स बिल्कुल अलग थे, जैसे ही 12 बजेंगे ये बिल्कुल एक साथ ऐसे एक पे एक आ जाते हैं। देखा है ना कि 12 बजते ही घड़ी में दोनों सुइयां एक पे एक आ जाती हैं और कैसा लगता है? जैसे सिर्फ एक सुई है। इट शोज वननेस। क्या शो करती है? वननेस। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ऐसा तो नहीं है जब 6:30 बजते हैं ना मैम तब भी दोनों सुइयां एक साथ होती है? नहीं, आप कभी भी नोटिस करना बेटा, दोनों सुइयां उस समय एक पे एक नहीं होती हैं, क्योंकि जो छोटी सुई है वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है, लेकिन जब 12 बजते हैं तो बिल्कुल वो क्या है? एक दूसरे पे होती है। तो इट शोज वननेस। अभी मैंने 2 पॉइंट बता दिए आपको। कौन कौन सा? एक तो देयर आर 12 नंबर्स टू मेजर द टाइम पीरियड। अनदर थिंग, इट शोज द वननेस एंड इट शोज द यूनिटी। समझ में आया? इट शोज वननेस एंड यूनिटी। एंड मोर ओवर आफ्टर एवरी 12 आवर्स टाइम पीरियड्स गेट चेंज फ्रॉम AM टू PM, यानी कि हर 12 घंटे के बाद एक नई शुरुआत हो जाती है। समझ में आया? यानी कि नई शुरुआत कैसे? पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं
और फिर डिसेंड शुरू हो जाता है। समझ में आया? यानी कि पहले हम दिन की तरफ बढ़ते हैं और फिर 12 बजे के बाद दिन ढलना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स it is just showing to the 3 main points because 12 numbers are there in a clock to show the time. Another thing, 12 shows oneness because the both hands of the clock seems one. तो यानी ये oneness और किसको शो कर रहा है? Unity को. And after every 12 hours time period get changed AM to PM. तो ये बेटा आपके 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से पोएट क्या कह रहे हैं कि दैट ही विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कि 12 बजे जो कि किसको शो कर रहा है? वननेस, यानी हम सब एक साथ इंट्रोस्पेक्ट करेंगे सो दैट वी विल जस्ट डेवलप द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। हमारे अंदर किस चीज की? ब्रदरहुड की फीलिंग आए। नाउ what the poet is saying the next, for once on the face of earth let's not speak in any language. What poet is saying कि एक बार इस अर्थ के फेस के ऊपर, यहाँ पे बेटा what do you understand with this word face of the earth? Face of the earth is indicating to the different countries which is on this planet. जो इस planet पे different countries हैं, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? यानी कि एक बार जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, वी विल नॉट, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी कि सभी लोग, ऑल द वर्ल्डली पीपल विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. एनी लैंग्वेज इज इंडिकेटिंग टू व्हाट? इट मीन्स दे विल नॉट यूज द वर्बल, दे विल नॉट स्पीक और दे विल नॉट यूज इवन साइन लैंग्वेज. कई बार आपने देखा होगा कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय टीचर कहती है कीप क्वाइट, ध्यान से पढ़ो, शांत बैठो, ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेट करो. लेकिन उस समय बच्चे क्या है, बैठ तो जाते हैं शांत, लेकिन मुंह से तो नहीं बोल रहे, बट वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं. एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी आंख से इशारा कर दिया, अपने हाथ हिला दिए. तो ये सब चीजें क्या है? इट मीन्स दे आर यूजिंग साइन लैंग्वेज, ठीक है ना? साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं. तो ये अगर हम साइन लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं, बेशक से नहीं बोल रहे हैं, बट हम दूसरी लैंग्वेज कौन सी? साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है. तो यानी कि हम प्रॉपरली इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे. जब हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम अपने एक्शंस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए पोएट क्या कह रहे हैं? दैट वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. एनी लैंग्वेज इज इंडिकेटिंग टू व्हाट? नीदर वी विल स्पीक नॉर वी विल यूज द साइन लैंग्वेज, नीदर वर्बल nor sign language we will use. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यानी कि आप पोएट क्या कह रहा है कि कुछ देर के लिए हम अपने एक्शंस को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, हम पूरी तरह से शांत बैठेंगे. We will not move our arms. बेटा यहाँ पे आर्म्स का मतलब 2 है. देखो आर्म्स आपने देखा होगा, हम अपने हैंड्स को भी कहते हैं, जिससे हम क्या है, पोएट क्या कह रहा है कि हम पूरी तरह से किस तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं. सो वी विल नॉट मूव आवर आर्म. एंड अनदर थिंग दैट वी आर यूजिंग वेपन्स. तो पोएट क्या कह रहा है कि हम किसी भी तरह के कोई भी वेपन्स को भी यूज नहीं करेंगे. इट मीन्स हियर आर्म्स इज इंडिकेटिंग टू द वेपन एज वेल एज टू आवर हैंड्स, कि हम अपने हाथ नहीं हिलाएंगे, यानी कि हम किसी तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही कोई वेपन यूज करेंगे. आपने देखा होगा वेपन किस चीज को, यानी कि फाइट को शो कर रहा है, वॉर को शो कर रहा है, और वॉर मीन्स डिस्ट्रक्शन. एंड द पोएट इज जस्ट ट्राइंग टू inculcate some you can say the positive feelings, the brotherly feelings. He wants to just develop that feeling of brotherhood among us. समझ में आया? वो हमारे अंदर जो हमारी बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज हैं उनको इनकलकेट करना चाह रहा है, हमारे अंदर से उसको बाहर निकालना चाह रहा है, ताकि हम उसको प्रैक्टिस करें. ठीक है? सो नेक्स्ट व्हाट ही इज सेइंग, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट without rush, without engines. What is written here? Without rush, without engines. यानी कि अब देखो हम लोगों को इतने शोर में रहने की आदत हो चुकी है बेटा,
कि बाहर कितना पॉल्यूशन है, हमारे एनवायरनमेंट में इतना शोर है, कि हमारे लिए एक बहुत ही स्ट्रेंज मोमेंट होगा, क्योंकि हम लोगों को किस तरह की बहुत केओस में रहने की, बहुत शोर में, यू कैन से कि हम बहुत ज्यादा हसल बसल में रहने लगे हैं। तो वो कह रहा है कि ये वर्ल्डली पीपल के लिए एक बहुत ही एक्सोटिक मोमेंट होगा। क्यों? बहुत स्ट्रेंज मोमेंट होगा। दे विल फील रियली वेरी स्ट्रेंज एंड वियर्ड इन सच मोमेंट, बिकॉज दैट मोमेंट विल बी विदाउट रश, विदाउट इंजन, एंड व्हाट द पोएट इज सेइंग कि वो मोमेंट बेटा बहुत ही स्ट्रेंज होगा, बहुत ही यूनिक होगा, बहुत ही एक्सोटिक होगा, क्योंकि लोगों को बहुत शोर में रहने की आदत है और उस टाइम पे कोई किसी तरह का व्हीकल, किसी तरह का मोटर, किसी तरह की मशीनरी का कोई साउंड नहीं होगा। वहां पे बिल्कुल एक कंप्लीट साइलेंस होगा। समझ में आ रहा है? एंड एट दैट मोमेंट द पीपल विल जस्ट लुक इनटू देमसेल्फ, यानी कि अपने अंदर वो देखेंगे। दे विल ट्राई टू एनालाइज देयर एक्शन, बिकॉज दैट विल बी द टाइम when which time they are going to devote to themselves for introspecting themselves। जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो जान पाएंगे कि बेसिकली वो क्या कर रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पर बेसिकली वो हम लोग अपने फायदे के लिए हमने जंगल काट दिए, हमने सारे फॉरेस्ट खत्म कर दिए। अब अगर हम देखें कि अगर हमने ये सोचा होता कि अगर ये धीरे धीरे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, हमारी ये जो हरी भरी धरती है तो वही खत्म हो जाएगी, तो क्या हम रह पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे? तो ये एक एनवायरमेंटल थ्रेट को भी इंडिकेट कर रहा है कि हम इतना पोल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज रियली वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड फॉर आवर कमिंग जनरेशन। सो वी हैव टू टेक दिस थ्रेट वेरी सीरियसली। बेटा क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? सो व्हाट ही इज सेइंग नेक्स्ट, we would all be together in a sudden strangeness। अब पोइट क्या कह रहा है कि हम सब इस मोमेंट में हम सब एक साथ होंगे। क्या कह रहा है वो? that he is just telling us about the necessity of quiet introspection as well as when we will introspect silently। जब हम सारे होंगे तो वहां पर क्या है, हम सब एक साथ होंगे। यहाँ पे हम सब किसको इंडिकेट कर रहा है? टू ऑल द वर्ल्डली पीपल, सारे ह्यूमन बींग्स को। क्योंकि आज हम लोग क्या है, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में निकल रहे हैं, चाहे उसकी कोई भी हमें कीमत चुकानी पड़े। वॉट एवर कॉस्ट इज गोइंग टू बी पेड, वी आर जस्ट इग्नोरिंग दैट। वी आर जस्ट थिंकिंग दैट वी हैव टू जस्ट मूव अहेड, वी हैव टू जस्ट बी ऑन टॉप। और उस ऊपर होने के चक्कर में हम आगे बढ़ने के कारण एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ठीक है ना? वी आर जस्ट जॉसलिंग। जॉसलिंग कहते हैं बेटा कि हम एक दूसरे को धक्का मारते हुए, पीछे धकेलते हुए बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें क्या है, जब हम आपस में बैठ के सोचेंगे कि बेसिकली हम अपने एक्शन को एनालाइज करेंगे, देन वी विल be together and then that moment is going to be very strange। क्योंकि ये strange क्यों होगा? इससे पहले हमें इस तरह से यूनिटी में एक साथ रहने की आदत नहीं है। तो the poet is imagining and just motivating us about the same, because अगर हमें पता चलेगा कि उस यूनिटी से, उस साथ रहने से हमें क्या क्या बेनिफिट है, तो हम डेफिनेटली एक दूसरे को कोऑपरेट भी करेंगे, एक दूसरे के साथ भी रहेंगे। सो हियर some abstract based questions are here I have written। तो सबसे पहले इसको डिस्कस कर ले, then we will move ahead। So the first question is from now we to still, यानी जो आपकी first 2 lines है उससे मैंने ये questions लिए हैं। Why does the poet ask us to count to 12? पोएट हमसे क्यों कह रहा है कि हम 12 तक पहले काउंट करें? I have already told you, because he is asking us to count up to 12 because he wants to take us to a common point। एक तो हमें common point पे लाना चाह रहा है, दूसरा क्या है, because there are 12 numbers okay in a clock to measure the time period, and at 12 o'clock okay the 2 hands of the clock just join together and it gives us the feeling of oneness। ये किसको शो कर रहा है? यूनिटी को। It is indicating to the
यूनिटी। समझ में आया? यानी कि वो क्या शो कर रहा है कि हम सब इस तरह से एक हो जाएं कि हम अलग अलग लगे ही नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल? हमसे शांत रहने को क्यों कर रहा है? सो दैट वी कैन जस्ट इंट्रोस्पेक्ट। ही इज जस्ट आस्किंग अस टू कीप स्टिल फॉर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, सो दैट वी विल सिट silently and introspect. We will just analyze our action. Now from the next passage, this for once to so much. Now the next question is, let's not speak in any language, says the poet. Why? क्यों कह रहा है? Because he is just urging. Why he is urging about this that we will not speak in any language? Because he wants we should focus on our action. हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने एक्शन को फोकस करना है. अगर डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे, we are going to just talk in any language, whether it is sign language or we are just going to talk verbally. So it will not be possible that we are going to focus on our actions. We can just going to analyze our actions. So what he is saying, let's not speak in any language. We will not speak in any language. Why? So that we can just analyze our action. ठीक है, next, what should we not do for a second? क्या नहीं किया जाना चाहिए? We will not, यहाँ पे दिया हुआ है ना, we will not move our arm. Here arm, we will not move our arm. It means we will not involve in any destructive activities, or we will not use any weapon or any arm. ठीक है, it means we will just stop all our activities. क्योंकि जनरली अभी हम लोग की जितनी भी एक्टिविटीज है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है that we are involved in destructive activities. अब आप destructive activities आप क्या कहोगे? हम अगर व्हीकल भी यूज कर रहे हैं बेटा, तो वो भी क्या है, उससे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. तो somewhere we are causing harm for the nature, for our environment. तो इसे भी हम लोग स्टॉप करेंगे और अपने एक्शंस को एनालाइज करेंगे. द नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फेस ऑफ द अर्थ? द फेस ऑफ द अर्थ शोज एंड इट इंडिकेट्स टू द डिफरेंट कंट्रीज विच इज जस्ट सिचुएटेड और लोकेटेड ऑन दिस अर्थ, जो कि स्थित हैं, जो कि हैं. तो जो भी अर्थ पे जो कंट्रीज हैं, ये उनको इंडिकेट कर रहा है. आई होप कि बेटा आप लोग को समझ में आया है इतना. इज दिस वेरी क्लियर? तो इसमें जो पंच लाइन है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे. क्या है इसकी पंच लाइन? दैट पंच लाइन इज दैट द पोएट टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. समझ में आया है? बिकॉज ही इज फोकसिंग ऑन व्हाट? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. समझ में आया? दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था, पीस एंड यूनिटी, एंड द थर्ड इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. So let's move ahead with the next passage. So now in the next stanza, what the poet is saying, fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Now what the poet is saying, the poet is saying that in the state of stillness and silence, पोएट क्या कह रहा है बेटा? इन द स्टेट ऑफ स्टिलनेस एंड साइलेंस द फिशरमैन विल नॉट हार्म द वेल्स. यानी कि जो आपने देखा होगा कि कोल्ड सीज में, यानी पोलर रीजन में जो वेल्स हैं, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी एंडेंजर्ड. ओके, वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड है, तो उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ठीक है, यानी कि वो उनको हंट नहीं करेंगे, उनको किल नहीं करेंगे. नाउ व्हाट इज सेइंग, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. यानी कि वो लोग जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, समुद्र के किनारे नमक बना रहे हैं, तो आपने देखा होगा सॉल्ट से क्या होता है बेटा? सॉल्ट थोड़ा सा एसिडिक होता है नेचर में, तो उसकी वजह से उनकी स्किन पूरी डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है. अब वो काम में लगे हुए हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो बेसिकली फिजिकली अपने आप को कितना हार्म कर रहे हैं. लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे,
इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने हैंड्स को देखेंगे, तो उन्हें समझ में आएगा, उन्हें पता चलेगा दैट हाउ मच दे हैव ऑलरेडी हर्ट टू देमसेल्फ, कि वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब बेसिकली देखो, जो पोएट है बेटा, वो क्या है, जो पैब्लो नेरूदा है, वो किसी भी तरीके के, ही इज जस्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वो किसी भी तरह के वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट है। कौन? पैब्लो नेरूदा। एंड ही एड्रेसेस, वो कहा किसको एड्रेस कर रहे हैं यहाँ पे? फिशरमैन को। और what he is asking them? He is asking them not to harm whales living in the cold sea. वो क्या कह रहे हैं कि वो whales को बिल्कुल भी हार्म ना करें। किसको? जो लोग समुद्र के में वहां पे उनको हंट कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन हंट कर रहे हैं? वो फिशरमैन। वो उनको बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आया? ही इज ऑल्सो अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस, वो यहाँ पर भी किसी भी तरह के वायलेंस के अगेंस्ट है। अब वो किस तरह के वायलेंस के अगेंस्ट है? कि भाई हम दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी ना नुकसान पहुंचाए। कि वो किस चीज को कह रहे हैं? कि ही इज नॉट फेवरिंग, यू कैन से दैट वायलेंस अगेंस्ट वन सेल्फ ऑल्सो, अपने आप को भी हम नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आया? कि वो ये नहीं चाहते कि जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते करते अपने आप को कितना फिजिकली हार्म कर चुके हैं, ही वांट कि उन लोगों को भी थोड़ी देर बैठना चाहिए और समझना चाहिए कि वो अपने आप को कितना हर्ट कर चुके हैं। समझ में आया? दे मस्ट लुक आफ्टर देमसेल्व्स, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। दे मस्ट टेक केयर अबाउट दोज वुंड्स विच जस्ट कॉज बिकॉज ऑफ सॉल्ट गैदरिंग, यानी कि सॉल्ट गैदरिंग के कारण जो उनके जख्म हो गए हैं, जो उन्होंने अपने आप को हर्ट किया हुआ है, वो उसको भी टेक केयर करने के लिए कह रहे हैं। समझ में आया बेटा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट डू द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज, दिस स्टैंजा, सॉरी। व्हाट डू फिशरमैन यूजुअली डू इन द कोल्ड सी? क्या करते हैं वे फिशरमैन कोल्ड सी में, क्या कर रहे हैं? What does the poet ask fishermen not to do? क्या मना कर रहा है बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। This you can do yourself. और ये क्वेश्चंस मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ। You will do yourself। आपको जो मैंने पहले भी एक्सट्रैक्ट में दिए थे उनको और इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है। What has happened to the man gathering salt? क्या हुआ है जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं उन लोगों के साथ? किस तरह से उनके हैंड्स हर्ट हुए हैं, किस तरह से उसमें डैमेज कॉज हुआ है, तो वो आप उसको लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू? यानी कि जो लोग नमक इकट्ठे करने वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये भी बताया, अभी बताया कि दिस स्टॉप देयर एक्टिविटीज एंड इंट्रोस्पेक्ट, तो उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है, ये भी बताया है। तो आप इस वर्क को भी करेंगे। सो बेसिकली बेटा अभी तक हमने जो ये स्टैंजास पढ़े हैं अभी, इस स्टैंजास में और एक जो पूरा ओवरऑल अगर हम व्यू लें पूरे पोएम में, तो जो मेन इसका जो जिसे कह सकते हैं कि पॉइंट है, वो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पोएट ने किस चीज को कहा है? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन को। तो ठीक है, तो यहाँ भी 3 स्टैंजा में आपने जो मेन पॉइंट क्या पढ़ा, लेट्स हैव अ रिवीजन। द पोएम टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। मैंने बार बार बताया दैट ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट, it will help people to understand themselves and will create feeling of mutual love and relationship। यानी कि जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा that we all human beings are just like brothers, we are just like a family। आप ये कह सकते हैं बेटा कि ये पोएम जो है, एक जो आपने देखा होगा हमारा जो थॉट है वसुधैव कुटुम्बकम, दैट दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये इस मैसेज को हमें दे रहा है कि हम सब बहुत लव एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस पृथ्वी पर रहें और हमारे बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। ही इज जस्ट अर्जिंग अस टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड वॉर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दीज स्टैंजास। फॉर further you can say to in the next video I will just continue with this poem and the rest stanza we will
discuss later. Till then, just have a revision of this poem. Go through to this, the taught part properly, and if you have any query or any doubt, you can just drop it in the comment box. Thank you. Have a good day.